बहुत अच्छा से छत्रपति शिवाजी को ग्लोरीफाई किया है, लेकिन हमको ये भी सबको पता है छत्रपति शिवाजी ने हिंदुई साम्राज्य की भी स्थापना की है। ये भी सदन के माध्यम से सबको जानकारी होना चाहिए। माननीय सदस्य श्री श्रीकांत शिंदे जी। सभापति महोदय कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए, अरे हो गया। अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक और आज सीएए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्त का बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं, अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्त के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे। यहां पर मुझे उनका भाषण सुनते वक्त बहुत वेदना हुई, बहुत ही शॉकिंग था कि अरे वक्त पे ही बोल रहा हूं बाबा। इधर देखिए, इधर सामने। मुझे इनसे आपसे बात कर रहा हूं सर, हमसे सामने देखिए। इनसे मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहां पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है सुरोड़ मरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे। मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूबीटी को होने लग गई है आज। और एक डिसेंट नोट में उन्होंने पॉइंट कहा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज विच आर पर्सनल प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड बाय वेरियस रूलर्स, नवाब्स एंड जमींदार्स। हम ऐसे ही नहीं कहते कि औरंगजेब के विचारधारा पे इन लोग चल रहे हैं, अफजल खान के विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम जो है पत्र लिखने का काम भी यूबीटी वालों ने किया है। और इन्होंने यहाँ पे अभी कहा वैंडलाइजेशन ऑफ द औरंगजेब टूम, मतलब कौन से विचारधारा पे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। जो औरंगजेब आज महाराष्ट्र में आया छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज जी को हालाल करके जिन्होंने मारा, आज उनकी वकालत करने की नौबत जो है कांग्रेस के साथ खड़े होने के बाद इस यूबीटी वालों पे आया। इन्होंने कभी पत्र लिखा नहीं। जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ तभी इनके मुंह से कुछ भी निकला नहीं, तभी चुप बैठे थे। लेकिन आज औरंगजेब के बारे में बात निकली तो यहाँ पे इनको जो है तिलमिलाट जो है यहाँ पर हो रही है। सुनने की आदत डालो।
यहाँ पर इन्होंने और कहा है यहाँ पर 370 कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे जी जब भी थे तभी उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले मैं 370 कलम को हटाऊंगा। आज वो 370 कलम को यहाँ पर क्यों हटाया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के साथ में राम मंदिर के बारे में भी कहा इन्होंने कि जो सपना बाला साहब ने देखा था राम मंदिर का, कि राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछने की नौबत जो है आज यूबीटी पे आ गई है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये बिल जो है, ये बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद रखा गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह इस कानून का सार है, इस कानून का आधार है, क्योंकि यह उम्मीद देता है उन सभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिनका अधिकार वक्फ के आड़ में छीन लिया गया और उसको भ्रष्टाचार और लूट का साधन बना दिया गया। मैं विपक्ष के मित्रों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि जब भी देश को उनसे उम्मीद दिखी तब उन्होंने देश को और मुस्लिम समुदाय को निराशा देने का काम किया। जिस समुदाय ने आंख बंद करके इनको वोट दिया, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ देने का काम जो है इस कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने किया। ये यहाँ पर हमेशा सब एक लोकसभा के वक्त भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आज भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो है सरकार ले लेगी। लेकिन आज यहाँ पर वक्फ बाय यूजर, यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया कि जो ये बिल आने के बाद इसके पहले के सभी वक्फ जो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है वो वक्फ पे रहेंगे। तो यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है कि सरकारें उस वक्फ की जमीन को लेने की कोशिश कोई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जब शाहबानो ने इस कांग्रेस से न्याय मांगने की उम्मीद की, कोर्ट ने शाहबानो को न्याय देने का काम किया, लेकिन इस सदन में ही इस कांग्रेस ने उनसे न्याय जो शाहबानो जी मांग रहे थे वो छीनने का काम इन्होंने ही किया। जब जम्मू कश्मीर की जनता ने आर्टिकल 370 हटाने की मांग की, तभी सिर्फ मुखदर्शक बनते ये कांग्रेस वाले रह गए, आतंकवाद को बढ़ते हुए देखते। जब 2006 में मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट लाई गई, 8 साल तक उस कमेटी के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। जब मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से हो रही उत्पीड़न को रोकने के लिए इनसे गुहार लगाई, तब भी ये वोट गिनती में रह गए। और आज नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 370 भी हटाया, महिलाओं के आंसू पोंछने का भी काम किया। और आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पूर्ण बिल लाकर आज मुस्लिम समाज के लोगों को भी, सर अभी तो शुरू किया है मैंने, आई एम द ओनली स्पीकर, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय देने का काम भी यहां पर किया है। ये अपीसमेंट नहीं बल्कि अपलिफ्टमेंट की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये वोट के लिए नहीं, वतन के लिए काम होता है। ये विधेयक किसी के साथ धोखा नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ न्याय का माध्यम है। ये विधेयक मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार बनाता है। और शायद इसलिए विपक्ष के साथी इतना जोर लगा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए। मुझे इनसे पूछना है कि इन वक्फ की जमीनें जो लाखों एकड़ में है, 36 लाख एकड़ जमीन है, एक भी उदाहरण इनको देने के लिए मैं एक चैलेंज करता हूं कि जहां पर अच्छे स्कूल बने, अस्पताल बने हैं या स्किल सेंटर बने हैं या कॉलेजेस बने हैं, जिससे मुस्लिम बहनों को या स्टूडेंट्स को वहां पर मार्गदर्शन मिला हो या नौकरी मिली हो, ये एक भी उदाहरण नहीं है। गए 5 सालों में वक्फ की जमीनें बढ़ती गई, डबल हो गई, लेकिन इनकम जो है कम होते गया। जैसे किरण रिजिजू ने यहां पर कहा कि सिर्फ इतने सालों में 163 करोड़ 163 करोड़ रुपए रेवेन्यू, इतने लाखों एकड़ जमीन से।
मतलब भ्रष्टाचार जो है इन जमीनों पर इतने सालों तक चलते आ रहा था, वो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आज ये बिल आया है, तो इनके पेट में जो है दर्द यहां पर हो रहा है. हसताय काय तुमच्यावरती लोक हसणार आता. आज मैं यहां पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा. यहां पर इंडिया अलायंस के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया अलायंस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी नहीं की हो. हमेशा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाक्य जो है यहां पर बोलते रहते हैं. मैं कुछ उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा. 2011 में ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, और ममता बनर्जी ने बंगाल में 1000 करोड़ के वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी. दिल्ली में 2019 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान जो जेल भेजे गए. उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने वक्फ का मंत्री होते हुए, सही है ना भाई, सही है, बाहर आपसे तो बात किया मैंने, आपको पता है, वक्फ के मंत्री होते हुए खुल्लम खुल्ला लूट मचाई. सत्ता के संरक्षण में जबरन जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करके अपनी निजी जागीर बनाने की कोशिश की. आज 50 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है और आज जेल में वो सलाखों के पीछे है. आप समाप्त कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया था. ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है दिल्ली में, जब कांग्रेस सरकार ने रातों रात 123 कीमती और प्राइम लोकेशन पर स्थित संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया इलेक्शन के पहले. और तेलंगाना में भी ऐसा ही उदाहरण है कि जहां पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर कहा सबसे पहला मैंने विरोध किया, लेकिन आज इसी तेलंगाना में सबसे ज्यादा लिटिगेशन है. 77,000 करोड़ से ज्यादा जमीन, 77,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन सिर्फ 22,000 एकड़ जमीन विवाद मुक्त है. बाकी 55,000 जमीन जो है विवाद उसके ऊपर है, क्योंकि उन जमीनों पर गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियां हैं और गवर्नमेंट के वास्तु जो है वहां पर बने हैं. केरल में भी ऐसे ही उदाहरण है. तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है, ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप अब उजाले में आ जाएंगे. उन्हें डर है कि वक्फ के नाम पर की गई लूट, अवैध कब्जे और राजनीतिक सौदेबाजी अब दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगी और जनता की अदालत में उनकी पोल खुल जाएगी. इसलिए पूरे जोरों शोरों से जो है विरोध करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं. सर समाप्त कीजिए महोदय, और भी बहुत यहाँ पर उदाहरण है सर. यहाँ पर कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था सर. यहाँ पर गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि ये लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, बिल से समस्या बढ़ेगी. मैं कहता हूं यहां पर बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? जिन्होंने यहां पर लूट मचाया और भ्रष्टाचार किया, उनके लिए जो है यहां पर बिल से दिक्कतें जो है बढ़ने वाली है. यहां पर इन्होंने कुछ कहा कि अंग्रेजों के लिए मर्सी पिटीशन लिखा था. मैं यहां पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है. लेकिन ये भूल गए अफजल गुरु के लिए किसने पिटीशन दायर की थी, किसने जो है अफजल गुरु को. समाप्त कीजिए आप प्लीज कंक्लूड. मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये जो बिल है 2011-12 में
25% मुसलमान गरीब रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कड़वा सच है जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न तो किसी समुदाय के खिलाफ है, न ही किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। यह बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है। ये वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेके आता है। धन्यवाद माननीय महोदय, धन्यवाद। सबसे बढ़कर एक लाइन में सबसे बढ़कर ये उन मुसलमानों को सशक्त बनाने का रास्ता खोलता है जिन्हें सालों तक कमजोर रखा गया। वक्फ की संपत्तियों जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए थी, लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रबंध और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती रही। इस बिल के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी से जूझ रहे मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के लिए। ये बिल मुसलमानों को मजबूत करने का औजार है, न कि उनका हक छीनने का कोई यहाँ पर धन्यवाद हमारा विचार है। मैं एक शेर समाप्त करूंगा। देश की उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा। देश के उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा और मुसलमान भाइयों और बहनों की तरक्की के लिए नए वक्फ के साथ आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इमरान मसूद जी, इमरान मसूद जी, इमरान मसूद जी।